हेलो एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार एसआई का आज सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं और ये बिल्कुल अपडेटेड सेट है जो रुक्मिणी का वॉल्यूम 2 आ चुका है और इसी का अपडेटेड सेट लगातार आप सभी को मिलने वाला है और इसमें टोटल 30 सेट दिया गया है। इसका सेट 1 ऑलरेडी करवा दिया गया है। साथ ही इसका पीडीएफ आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीधा यहाँ से 1 नंबर सवाल से पूरा आंसर 100 तक आप सभी को करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, तंत्रिका आवेग के एक न्यूट्रॉन से दूसरे न्यूट्रॉन तक संचरण के चरणों का सही क्रम इनमें से क्या है? सही क्रम इनमें से क्या है? तो सबसे पहले स्थान पर इसमें आएगा एक्सॉन टर्मिनल पर विद्युत आवेग का पहुंचना, यानी सबसे पहले स्थान पर 3 नंबर आएगा। कौन सा आएगा? 3 नंबर। तो 3 नंबर यानी कि या तो ए और सी में मिल रहा है। दूसरे स्थान पर आपका आएगा सिनेप्टिक फांक में न्यूरोट्रांसमीटर का विमोचन, यानी इसका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन ए होगा। इस सीक्वेंस में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आप सभी का दिया गया है, तो इसमें कथन दिया गया है। कथन ए है, धमनियां की मोटी और लचीली दीवारों वाली रक्त वाहिनियां होती है और कारण दिया है कि धमनियों में रक्त उच्च दाब पर बहता है, जिसे सहन करने के लिए मोटी दीवार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही लिखा गया है और आर जो है ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है, तो आंसर इसका ए होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है धमनी और एक पूछा जाता है सिरा में, दोनों में यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस याद कर लेना है ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बन पाए। ठीक है, तो धमनी के बारे में कहा जाता है कि ये रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, यानी हृदय से विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम धमनी का होता है, जबकि सिरा में इसका विपरीत होता है, अपोजिट। सिराएं क्या करती है? तो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर लाती है। ये होता है सिरा का। दूसरा डिफरेंस अगर दोनों की तुलना करें तो याद रखना है कि फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त होती है। तो फुफ्फुस धमनी मात्र एक इसका अपवाद है, बाकी सभी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जबकि सिरा में जो होता है तो फुफ्फुसीय सिरा को छोड़कर सभी सिराओं में ऑक्सीजन रहित यानी कि अशुद्ध रक्त का क्या होता है? प्रवाह होता है। ठीक है, और याद रखना है धमनी में उच्च दाब और तेजी से रक्त इसमें बहता है, जबकि सिराओं में कम दाब पर और क्या होता है? तो बहने से धीमी गति से बहती है। ठीक है, धीमी गति से इसमें रक्त प्रवाहित होती है। आइए अगला सवाल 3 है, जिसमें कॉलम ए और कॉलम 2 का मिलान करना है। तो नेफ्रेडिया का जो संबंध होता है वो केंचुआ से होता है। किससे? नेफ्रेडिया ग्रुप जो होता है वो केंचुआ से संबंधित होगा। मैलपीगी नलिकाएं जो है वो तिलचट्टा से संबंधित होता है। इसके बाद याद रखना है ज्वाला कोशिकाएं जो दिया है ये चपटे कृमि से संबंधित होगा और वृक्क जो दिया है ये मनुष्य से संबंधित होगा। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी ऑप्शन करना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। 4 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स के उदाहरण है? समजात अंग, तो समजात अंग के विकल्प इसमें जो बनेंगे वो दूसरा बनेगा मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, और इसके बाद मेढक के अग्रपाद और पक्षी के पंख। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। समजात अंग क्या होता है पूछा जा सकता है, तो याद रखिए समजात अंग वे अंग होते हैं जिसकी मूल संरचना और भ्रूणीय उत्पत्ति तो समान होती है, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कार्य में वर्क में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जबकि याद रखना है समरूप अंग अगर पूछा जाए, समरूप अंग इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है,
जैसे समरूप अंग में पक्षी के पंख और कीट के पंख समरूप अंग के उदाहरण हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति तो भिन्न है बट यहाँ पर कार्य क्या होता है, समान होता है। तो समजात में कार्य भिन्न जबकि समरूप में कार्य समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 5 दिया है, तो 5 का आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। ठीक है, तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है हमेशा ही एक दिशीय होता है। तो चूंकि यहाँ पर एक दिशीय क्यों होता है, तो याद रखना है ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो उत्पादक अर्थात पौधा कह सकते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक यानी पौधा से शुरू होता है जो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। फिर क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, इसी प्रकार खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा नष्ट होते जाता है। क्या होता है, ऊर्जा नष्ट होते जाता है और कभी भी पिछले स्तर पर वापस नहीं लौटती है, इसलिए इस प्रवाह को एक दिशीय माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है। कहा गया कि 23 सितंबर 2025 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होता है वो मोहनलाल, याद रखना है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मोहनलाल इसका राइट आंसर होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में सवाल बनेगा, क्वेश्चन आता है कि सिनेमा के क्षेत्र का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, तो वो होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1969 में हुआ था, 1969 में। और इस पुरस्कार के तहत क्या क्या प्रदान किया जाता है, तो इस पुरस्कार में जो है एक स्वर्ण कमल, ठीक है, स्वर्ण कमल और एक शॉल और 10 लाख रुपए, कितना, 10 लाख रुपए इसमें पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय अभिनेत्री देविका रानी रोरी को पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री बनी थी देविका रानी रोरी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसे मिला है, तो याद रखना मिथुन चक्रवर्ती, किसे मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। लिखा गया सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI निर्मित सरकारी मंत्री की नियुक्ति किया है। सरकारी यानी कि AI निर्मित सरकारी मंत्री का जो नियुक्ति किया गया है वो अल्बानिया के द्वारा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अल्बानिया की कभी राजधानी पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे इसकी राजधानी का नाम तिराना है। कहाँ पे है, तिराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। लिखा गया है कि सितंबर 20, 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई है, तो ये बने हैं पहला, कैमा, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है गया जी में पिंडदान करने वाली। हालांकि इससे पूर्व गया जी में 2 राष्ट्रपति आए थे, पहले हैं R वेंकट रमन, ठीक है, R वेंकट रमन, और दूसरे आए थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन आए थे, तो ज्ञानी जैल सिंह, बट वो पिंडदान नहीं किए थे, तो इसलिए आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, तो जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन है कि फाई सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग सेड बार्बर, इसका सही ऑप्शन जो होगा आप लोग मिलाएंगे तो ऑप्शन डी उत्तर राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर वॉइस से सवाल है। क्वेश्चन दिया गया है, द इंडियन आर्मी एयरलिफ्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम यूक्रेन, तो इसका पैसिव वॉइस चेंज करना होगा तो बी ऑप्शन में, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एयरलिफ्टेड फ्रॉम यूक्रेन बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल 11 है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सन 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल 12 है।
लिखा गया कि गैट की स्थापना किस वर्ष हुई। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना है। गैट की जो स्थापना होती है वो 1947 में होती है और गैट का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखेंगे गैट का होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और याद रखना इसकी स्थापना जो की गई थी जेनेवा में किया गया था। इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? जेनेवा में किया गया था। उस समय देश जो थे 23 देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और गैट जो प्रभावी हुआ था, अगर क्वेश्चन आ जाए कि गैट प्रभावी कब हुआ, तो प्रभावी होता है 1948 ईस्वी से। कब से? 1948 से ये प्रभावी होता है। बट एक सवाल और बनता है कि गैट के स्थान पर WTO आ जाता है। इसके स्थान पर कौन आ जाता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो किया गया था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। तो गैट के स्थान पर क्या आ गया है? WTO। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, याद रखेंगे इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 13 है। लिखा गया कि किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा ये जो जारी किया जाता है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन आएगा किस मंत्रालय के द्वारा जारी होता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। और आंसर इसका डी होगा, कुल गैर ऋण व्यय एवं कुल गैर ऋण आय का डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14 है। क्वेश्चन है कि बेरोजगारी दर किसे कहते हैं या बेरोजगारी दर क्या होता है? तो बल श्रम में बेरोजगार व्यक्तियों का जो प्रतिशत होता है उसी को बेरोजगारी दर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 है। किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, जो आपका 16 नंबर सवाल है। लिखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही तथ्य है इनमें 16 का? तो पहला लिखा है कि इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते थे, तो पहला कथन सही है। दूसरा लिखा है इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। संघाई कहाँ है? चीन में, ये भी सही है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी, ये भी फैक्ट सही है। यानी ऑल उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर करना क्या है? राइट है। सवाल नंबर 17 और क्वेश्चन लिखा गया है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सामान्य स्थिति में भारत में श्रम बल भागीदारी दर कितना है? तो आंसर इसका सी होता है 60.10%। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता का निम्न में से क्या अर्थ होता है? तो सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवा के इकाई परिवर्तन से उपयोगिता की गणना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है 19 नंबर सवाल, जिसमें सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। ठीक है, पहला दिया सैडल पीक। तो सैडल पीक का जो होता है संबंध वो होता है उत्तरी अंडमान। ठीक है, उत्तरी अंडमान से। इसके बाद माउंट डिओवली जो लिखा गया है इसका संबंध मध्य अंडमान से होता है। माउंट कोयोब का संबंध जो है वो दक्षिणी अंडमान से है। और माउंट थ्विलर का संबंध जो है ग्रेट निकोबार से। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन ए करना इस सवाल का राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 20। लिखा गया कि भारत की सबसे लंबी सीमा जो है किस देश के साथ साझा होती है? सबसे लंबी सीमा, तो सबसे लंबी सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ। इसका अगर लंबाई पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे 4096.7 किलोमीटर जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा जुड़ी हुई है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के साथ पूछा जा सकता है कि कितना बॉर्डर शेयर होता है? तो भारत का पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। चाइना के साथ जो है वो 3488 किलोमीटर। वहीं नेपाल के साथ अगर पूछा जाए तो 1751 किलोमीटर होता है। भारत और म्यांमार किसके साथ? म्यांमार के साथ अगर पूछा जाए तो 1643 किलोमीटर। जबकि भारत और भूटान के बीच का जो बॉर्डर शेयर है
वो होता है, ठीक है, 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर भारत और भूटान के बीच। और सबसे छोटी सीमा जो साझा होती है वो भारत और अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर, ओनली 106 किलोमीटर, ठीक है, ये सभी याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 21। कहा गया मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है। चलिए, संतुलन को नियंत्रित कौन करता है हमारे ब्रेन में, तो अनुमस्तिष्क, जिसे सेरिबेलम कहते हैं, और ये पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है। इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? छोटा मस्तिष्क। और ये पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है, पिछले हिस्से में, ठीक है। और याद रखना है कि अगर कोई शराब का सेवन करता है तो सीधे अनुमस्तिष्क के कार्य को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अपना संतुलन क्या होता है, खो देता है। तो शराब पीने से ये डायरेक्ट किसको प्रभावित करता है, तो अनुमस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित करता है, जिससे संतुलन और समन्वय क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम ये अग्रभाग में स्थित होता है। कहाँ पर? अग्रभाग में स्थित होता है, ठीक है। ये विवेक, बुद्धि, ज्ञान का केंद्र होता है। ज्ञान का केंद्र जो होता है वो सेरेब्रम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 दिया है। लिखा गया कि जब मटर के लंबे पौधे टी का संस्करण छोटे बौने से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी से प्राप्त होने वाले पौधे का जीन रूपी यानी कि बताना जीनोटाइप क्या है। तो इसका सीधा सा आंसर याद रखना है, यानी कि लंबा और बौना, टी और टी, ठीक है, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 दिया है। बीजांड निषेचन के पश्चात किस संरचना में परिवर्तित होती है। तो बीजांड जो परिवर्तित होता है ये बीज में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 24 है। कार्बन के निम्नलिखित अपरूप को उनकी कठोरता के बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में यहाँ पे सजाना है। तो सबसे कम जो होता है वो ग्रेफाइट का होता है कठोरता। इसके बाद बारी आती है फुलरिन की। फुलरिन जो होता है यानी कि दूसरे स्थान पे आएगा। और सबसे हार्ड जो होता है वो हीरा होता है। तो इस क्रम में उत्तर जो है ना ऑप्शन ए बन जाएगा, ग्रेफाइट, फुलरिन और हीरा। क्वेश्चन 25 दिया है और इसमें लिखा गया 2 स्टेटमेंट, सही विकल्प चुनना है। पहला है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि फिनोप्थेलिन अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग देता है, तो ये गलत है, ठीक है। फिनोप्थेलिन अम्लीय विलयन में कोई रंग नहीं देता है, उदासीन होता है। कैसा होता है इसमें? उदासीन होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ओनली ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 दिया है। कहा गया है कि चक्रवात मोन्था जो हाल ही में चर्चा में रहा था, जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया, इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया। तो इसका आंसर जो होता है वो थाईलैंड होता है। क्या होगा? थाईलैंड इसका राइट आंसर होगा। तो मोन्था बहुत तबाही मचाया था हाल ही में। क्वेश्चन 27 है। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। करंट अफेयर्स का बेहतरीन सवाल है, याद रखना। स्मृति मंधाना का ये कारनामा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 22 सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित कितने महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हज़ार रुपये स्थानांतरित करेंगे। तो ये बहुत बड़ी योजना थी। तो 28 का जो करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, डी होता है 50 लाख। कितना? 50 लाख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 दिया है। हिंदी का सवाल है, उदार का विलोम शब्द पूछा गया है। तो उदार का बिल्कुल सिंपल सा आंसर याद रखना है, विलोम शब्द अनुदार होता है, ठीक है। उदार का क्या होता है? अनुदार। और अनुदार ऑप्शन में नहीं है तो कठोर कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन के अनुसार आप चूज करेंगे तो कठोर करना होगा। 30 नंबर सवाल है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिस पर आक्रमण नहीं किया गया हो उसे अनाक्रांता कहा जाता है, ठीक है। 31 में दिया है कि पिग्मी कहाँ के निवासी थे।
पिग्मी। तो पिग्मी मुख्यतः जो है ना ये अफ्रीका के, कहाँ पे, अफ्रीका के निवासी माने जाते हैं। और इनका अगर मुख्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कांगो बेसिन, किस घाटी में, तो कांगो घाटी में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का आंसर करना है। सवाल दिया है कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड वर्ष जो होता है सूर्य द्वारा अपने गैलेक्सी मिल्की वे का एक चक्कर लगाने की अवधि को ही क्या कहते हैं, तो ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। दिया गया कि जोजिला दर्रा हिमालय के किस खंड में है। जोजिला दर्रा स्थित होता है बृहद हिमालय, किसमें, तो बृहद हिमालय में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। लिखा गया बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक इनमें से कौन है। बिग बैंग थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, तो आंसर इसका होता है जॉर्ज लेमेत्रे। किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 35 है। नदी द्वीप माजुली किस नदी द्वीप है, किस नदी का द्वीप है, माजुली। तो माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी का द्वीप माना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। और ये जो माजुली द्वीप है ये किस राज्य में है, तो याद रखेंगे असम। कहाँ का है, तो असम राज्य का। माजुली द्वीप जो है अपनी जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, ये भी यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल होगा, तो सवाल नंबर 36 है। लिखा है माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य बताइए इनमें से कौन है। माता टीला परियोजना का संबंध, तो आंसर होता है उपयुक्त में से दोनों, यूपी भी आएंगे और मध्य प्रदेश, ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेंगे राइट आंसर। ठीक है, माता टीला परियोजना पूछा जाएगा किस नदी पर है, तो बताना है बेतवा नदी। किस नदी के ऊपर, बेतवा नदी के ऊपर। और क्वेश्चन आएगा कि बेतवा नदी किस नदी का सहायक नदी है, तो बेतवा नदी जो है यमुना की, किसकी, यमुना की सहायक नदी होता है। ठीक है, और माता टीला बांध जो है ये कब बनाया गया था, माता टीला बांध कब बनाया गया था, तो याद रखना है 1958 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन 37 है। आकार के आधार पर सौरमंडल के 3 सबसे छोटे ग्रह का आरोही क्रम में सजाइए। तो छोटे क्रम में, तो इसका अगर क्रम पूछा जाए तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं बुध। ठीक है, बुध हो गया, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद वरुण, अरुण, शनि और इसके बाद बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति आ जाएगा इस प्रकार से। तो चूंकि इसमें 3 छोटे ग्रह पूछा गया था, तो बुध, मंगल और शुक्र हो जाएगा। कौन कौन, बुध, मंगल और शुक्र। तो आंसर इस सवाल का जो बनेगा बुध, मंगल और शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 38 दिया है। लिखा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है, याद रखना है कि ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्वेश्चन आएगा अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के। और याद रखना है अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन के शासन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के शासन को देखा था। ये दोनों फैक्ट्स याद रखना है। तो अमीर खुसरो का जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त में से सभी होगा, ख्वाइनुद्दीन उल फतुह, तुगलकनामा और नूह सिफर। ठीक है, क्वेश्चन 39 दिया है। लिखा गया कि मुस्लिम धर्म से संबंधित अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में किया गया था। अहमदिया आंदोलन था क्या, तो अहमदिया आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन था। ये क्या था, तो एक धर्म आंदोलन सुधार था। ठीक है, और ये जो शुरू किया गया था 1889 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था, तो 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। किसके द्वारा, तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो आंसर होता है इसकी शुरुआत पंजाब में होती है। कहाँ पर, पंजाब क्षेत्र में इसका शुरुआत होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर सवाल है, जिसमें बताना है कि पटना में अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना 1913 में किसके द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना जो किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल। किसके द्वारा, सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है।
लिखा गया है कि कौन सा कथन जल के लिए सही लिखा गया है, सही कथन बताइए। पहला है कि यह एक सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है, यानी ये सभी को घुला सकता है। दूसरा है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, दूसरा भी कथन सही है। थर्ड में है कि यह अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। और फोर में है यह एक अध्रुवीय अणु है, तो चौथा कथन गलत है, यानी 1 2 3 1 2 3 कथन इसमें आपका क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 लिखा गया कि खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए क्या है। तो इसका होता है NaHCO3, कई बार डिस्कस किए हैं NaHCO3, ठीक है। वहीं अगर धोने का सोडा भी पूछा जाता है, धोने के सोडा का अगर पूछा जाए तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O जल के 10 अणु भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 होगा, लिखा गया कि पीतल किन दो धातुओं के मिश्र धातु होते हैं, ठीक है। तो पीतल जो होता है, कई बार ये सवाल पूछा गया है और परसेंट में भी पूछा जाता है। तो तांबा और जस्ता का, तांबा का परसेंट इसमें जो होता है 70% होता है, वहीं जस्ता का जो होता है वो 30%, तो परसेंट जरूर याद रखिए। आगे सवाल 44 है, तो कहा गया है कि जब मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाया जाता है तो उस उत्पाद का नाम बताइए क्या है। तो मैग्नीशियम का रिबन यहाँ पर कहा गया है, याद रखना है। तो मैग्नीशियम का रिबन को अगर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर उत्तर किस विकल्प में दिया, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। तो सबसे पहले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता क्या है, ये चीज़ जान लेना जरूरी है। तो वैसा प्लास्टिक जिन्हें अगर एक बार आप गर्म कर देते हैं, एक बार गर्म करने के बाद अस्थायी रूप से अगर कठोर कर दिया जाता है, तो आप उसे गर्म करके दोबारा उसे आप नरम नहीं कर सकते हैं, दोबारा नरम नहीं हो सकता है। तो ये आपका होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है बेकेलाइट। क्या होता है, बेकेलाइट होता है इसका उदाहरण, ठीक है। और भी इसका उपयोग है, जैसे कि स्विच, बर्तन के हैंडल, कुकर के हैंडल आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बिजली और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो ये ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं, ये भी याद रखना है। लेकिन दूसरा जो प्लास्टिक होता है उसको क्या कहा जाता है, तो थर्मोप्लास्टिक एक होता है, ये भी याद रखेंगे। तो इसका अपोजिट हो जाता है थर्मोप्लास्टिक में, जिन्हें आप बार बार गर्म करके नरम और ठंडा करके कठोर कर सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक। जैसे आपका पॉलीथीन हो गया, PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ये सभी थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 46 है, लिखा है मरियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी। करंट अफेयर्स का बेहतरीन सवाल है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से संबंध है। नेक्स्ट लिखा है, सितंबर 2025 में किस देश में पहली बार राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति 2025 शुरू हुई है। राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति का जो शुरुआत है वो भारत में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से आंसर। नेक्स्ट सवाल 48 है, लिखा गया है कि सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहर को शामिल किया है। तो यहाँ पर शामिल किया गया 7, कितने को, तो 7 को शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को की अगर स्थापना पूछ लिया जाए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है, तो आंद्रे उजले, ठीक है, आंद्रे यूजले इसके वर्तमान चेयरमैन हैं। सवाल नंबर 49 मैथ का सवाल है, 5% और 5% की क्रमिक वृद्धि अगर किया जाए तो एकल वृद्धि क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है इसका x + y + x/y 100। आप इस पर सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 10.25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है,
लिखा गया कि किस ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में इतना होगा। ऐसे सवाल के लिए जितना वर्ष है उसका आप स्क्वायर रूट निकाल के उतना मूल निकाल लेंगे। 4 वर्ष है तो चौथा मूल निकालेंगे 625 और 256 का, तो वैल्यू जो आएगा 5/4 आ जाएगा। कितना? 5/4। तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो प्रिंसिपल होता है और जो नोमिनेटर में होता है अंश में वो आपका यहाँ पे अमाउंट है। ठीक है, तो 4 से बढ़कर अगर 5 हुआ है तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला होगा? तो इंटरेस्ट 1 मिला होगा और एक इंटरेस्ट 4 से मिला है। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25% इसका आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, क्वेश्चन 51 दिया है, व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूप सरकार के प्रमुख बने थे, ये बताना यहाँ से। तो 51 का राइट आंसर जो है 1917 याद रखना है, 1917 में, है ना। नेक्स्ट सवाल 52 लिखा गया है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ कहाँ है? तो ये जो स्थापित किया गया उत्तराखंड में किया गया है, उत्तराखंड यहाँ से आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है, दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज्य का विलय मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक के शासनकाल में किया गया था? तो वो मुगल शासक का नाम बताना है जिसने विलय किया था। आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट सवाल है, लिखा गया द आर्कटिक होम इन द वेदाज किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? तो ये पुस्तक की रचना किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। साथ ही बाल गंगाधर तिलक का एक पत्रिका है जिसे कहा जाता है केसरी। क्या कहते हैं? तो केसरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इनका एक और आप याद रख सकते हैं, गीता रहस्य भी कई बार पूछा गया है। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने नारा क्या दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 55 में कहा गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो मृत्यु होती है वो होती है 1958 में। कब? 1958 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताना होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 56 लिखा है, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है 123 आर्टिकल के तहत, लेकिन राज्यों में राज्यपाल के द्वारा भी जारी किया जाता है और राज्यपाल जारी करते हैं आर्टिकल 213 के तहत। राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत? तो ये आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 दिया है, वर्ष 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्न में से कौन इनमें शामिल थे? तो इनमें शामिल थे फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये तीनों शामिल थे, तो इसलिए आंसर इसका क्या करना है? ऑल उत्तर कर देना है, ऑप्शन डी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ फैक्ट्स बन सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था, ठीक है, तो फजल अली आयोग ने 1955 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। रिपोर्ट कब सौंपा था? तो 1955 में अपना रिपोर्ट सौंपा। राज्य पुनर्गठन आयोग में जो है 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सिफारिश किया था। सिफारिश कितना किया था? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन केंद्र सरकार ने फजल अली आयोग के सिफारिश में संशोधन किया और निर्माण कितना किया? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 7वां संविधान संशोधन किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपका 58 है, लिखा गया कि राज्यपाल की पद की पदावधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? वो आर्टिकल चयन करना है। तो आर्टिकल 156 में दिया गया इनकी पदावधि के बारे में। और राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। तो किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 59,
लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध जो है प्रमुख पद के वेतन, भत्ता एवं पेंशन से संबंधित है। तो इन सभी का जो संबंध होता है वो अनुसूची दूसरी में, किसमें, अनुसूची दूसरी में इससे संबंधित है। मूल संविधान में अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं, तो वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां हैं। और सूची कितनी प्रकार की है, तो 3 प्रकार की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 60। लिखा गया कि कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी। कई बार ये सवाल पूछा गया है। देशी रियासतों के लिए जो निर्धारित की गई सीट थी वो था 93। कितना, 93। कई बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 61 में, जहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पहला कथन 100% सही है। दूसरा लिखा है कि दूरदृष्टि दोष को में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है कि जरा दृष्टि को द्विफोक्सी लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही होंगे, तो ऑप्शन डी मार्क करना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। लिखा गया कि निम्न में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनमें वो होता है चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। ये तीनों प्रभावित करते हैं, लेकिन चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा से ये संबंध नहीं खाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर करना होगा। नेक्स्ट सवाल 63 है, जहां पर लेंस में पूछा गया है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका फार्मूला याद रखेंगे। लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v और माइनस में 1/u। इस फार्मूला पर आप वैल्यू को पुट करके हल करेंगे तो आंसर ए आएगा। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। तो लिखा गया आकाश का नीला रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ये प्रकाश की किस घटना के कारण होता है। चलिए, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी को फटाफट कमेंट कर देना है राइट आंसर। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इफेक्ट होता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रकीर्णन। सबसे अधिक प्रकीर्णित जो रंग होती है वो कौन सा होता है, तो बैगनी याद रखना है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक। जबकि सबसे कम पूछा जाता है तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन 65 है। लिखा गया कि 2 प्रतिरोध 4 ओम और 6 ओम को 10 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो कुल धारा बताइए। आसान सा सवाल है। I = होता है V/R। तो यहाँ पर विभवांतर कितना दिया है, तो 10 दिया है। रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 4 10। ये कटेगा तो 1 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। 1 एम्पियर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। लिखा गया भारत संचार निगम लिमिटेड और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ये समझौता पर जो हस्ताक्षर किया गया है वो है डाक विभाग। कौन सा है, डाक विभाग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हराकर जीता। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है, सीधा आंसर याद रखेंगे, साउथ जोन को। क्वेश्चन 68 लिखा गया है डैपन टेल्स फ्रॉम काश्मीर्स कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस पुस्तक की रचना इप्सिता चक्रवर्ती के द्वारा किया गया। 69 नंबर सवाल, ये मैथ का है, तो थोड़ा सा इसमें आप सभी को कैलकुलेट कर लेना होगा। ठीक है। और इस सवाल का राइट आंसर सॉल्व करेंगे तो 182 पाई मीटर स्क्वायर आएगा। 70 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे, जो व्यंजक दिया गया है, तो इसका आंसर 34 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल 71 है। लिखा है बिहार राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा सीटों की संख्या पूछा है बिहार का। तो बिहार में जो है ना 40 पाई जाती है।
तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में 16। विधानसभा में यहाँ कितनी सीटें हैं, तो हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ है, आप सभी को पता है, तो 243। और विधान परिषद में कितनी है, तो विधान परिषद में 75 होती है। क्वेश्चन 72 है, लिखा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि बताइए कितनी है। राज्य लोक सेवा आयोग, तो इसकी जो पदावधि मानी जाती है 6 वर्ष या 62 वर्ष तक की आयु जो पहले पूरा हो, तो यही इनकी पदावधि मानी जाती है। ठीक है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु, ये होता है संघ लोक सेवा आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 दिया है, लिखा है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है। तो पहले सेट में भी हम डिस्कस किए थे, भाग 20 में। किस में है, भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया है और आर्टिकल 368 से संबंधित है। आर्टिकल कितना, तो 368 में। भाग 14 में क्या है, तो इसमें संघ तथा राज्य के अधीन, ठीक है, संघ तथा राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख है। वहीं भाग 17 में अगर पूछा जाता है तो इसमें राजभाषा क्या है, इसमें राजभाषा का उल्लेख होता है। जबकि भाग 18 में जो है ना, आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। किसका, आपात उपबंध का। क्वेश्चन नेक्स्ट है 74, लिखा गया भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो आंसर होता है राष्ट्रपति के द्वारा। बट सवाल बनता है कि महान्यायवादी की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में। और याद रखना है कि महान्यायवादी जो हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं और ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है, तो अटॉर्नी जनरल को। क्वेश्चन 75 है, लिखा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है, तो वो है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, और ये कब किया गया था, तो 1978 में किया गया था। संपत्ति के अधिकार को अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और ये आर्टिकल 300A में रखा गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन से एक और सवाल बनता है कि इस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था उसे हटाकर पुनः कितना किया गया था, 5 वर्ष। ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 76 दिया है, तो कहा गया है संगीत अकादमी ने प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथ किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। तो इसका आंसर होता है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, ये भी पूछा जा सकता है। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक जो होता है उत्तर भारत का होता है और ओडिशा आपका ओडिशा का है। 77, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति कई बार पूछा गया है, आंसर इसका होता है कृषि क्षेत्र से, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, 78 नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में होता है और 1951 में। कब होता है, तो 1951 में इसकी आयोजन की जाती है। जबकि एशियाई खेल 1982 में जो किया गया था ये भी नई दिल्ली में हुआ था। 1982 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होता है, नई दिल्ली में। और ये प्रत्येक कितने वर्षों पर होता है, तो 4 वर्षों पर ये खेल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, लिखा है तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेखित की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी। तो इसका प्रमुख चुनौती था युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। क्वेश्चन नंबर 80 है कि वसंत त्यौहार अली ए तिगांग भारतीय राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो ये असम का है। कहाँ का, असम का, याद रखेंगे।
81 में कहा है किसी ध्वनि का तरंग आवृत्ति 50 हर्ज है और तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है तो ध्वनि की चाल, तो सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, यानी 200 इसका आंसर आ जाएगा। तो 200 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। 82 लिखा गया है, एक विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य बताइए क्या है। फ्यूज तार का मुख्य कार्य होता है अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है और यह एक सुरक्षा उपकरण होता है जिसे कम गलनांक वाली सामग्री से क्या होता है बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, लिखा है कि सिंचाई की जरूरत को अनुकूलित करने के लिए आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाली मृदा, ठीक है, नमी सेंसर मिट्टी के किस भौतिक गुण को मापता है जो पानी की मात्रा के साथ महत्वपूर्ण रूप से बदलता है। तो आंसर इसका सी होता है विद्युत प्रतिरोधकता। नेक्स्ट देखेंगे 84 में कहा गया पशु चिकित्सा में पशु जैसे गाय भैंस की गर्भावस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक किस भौतिकी सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर बी होता है शरीर के ऊतक से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, लिखा है बिजली संयंत्र और कारखानों में गर्म पानी को सीधे नदी या झीलों में छोड़ने से ऊष्मीय प्रदूषण होता है। इसका जलीय जीवन पर सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रभाव क्या है। महत्वपूर्ण भौतिक प्रभाव है यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, तो लिखा गया इसमें भारत किस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। तो ये स्टेशन स्थापित हो रहा है मॉरिशस के पास। नेक्स्ट लिखा है भारत के 15वें राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो सचिव बने हैं अमित खरे। नेक्स्ट सवाल 88, कहा गया कि फीडे महिला ग्रैंड स्वीप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता गया है वैशाली रमेश बाबू के द्वारा। नेक्स्ट लिखा है कि भिन्न 3/4 का परसेंट में बताइए वैल्यू कितना होगा। सिंपल सी बात है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दिया कितना हो जाता है 75%। तो 75% ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर सवाल है, तो यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत पूछा गया है। फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे 10% उत्तर आएगा। 91 में है स्मृति मंधाना निम्न में से किस खेल से संबंधित है। स्मृति मंधाना का संबंध जो होता है वो क्रिकेट से होता है। 92 में सूची 1 और सूची 2 दिया है, सुमेलित करना है, कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ से याद रखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले और विधवा विवाह समाज की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 93 है, लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो प्रथम सभापति बने थे राजीव रंजन सिन्हा। राजीव रंजन सिन्हा इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है 94 है, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है, किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है। तो याद रखना है ये अपरदन जन्य है, ठीक है, अपरद जन्य प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 दिया है, लिखा गया कि सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए। अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो अमरकंटक मैकाल श्रेणी में है। कहाँ पे है, मैकाल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट सवाल जो है 96 है, तो लिखा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट सवाल 97, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना इनमें से कौन सा है। तो सर्वाधिक इसमें आपका कोयली है। कौन सा है, कोयली यहाँ पर करना इसका राइट आंसर होगा। और कोयली तेल क्षेत्र जो है ये गुजरात में है। कहाँ पर है, तो ये गुजरात स्टेट में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 98 दिया है, कहा गया यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए क्या है। यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट
पेमेंट, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटर पेमेंट। तो आंसर इसका क्या होगा, ठीक है, इंटरफेरेंस होता है, थोड़ा सा यहाँ पर त्रुटि है, इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, थोड़ा सा त्रुटि दिया गया है, सुधार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, निम्न बंदरगाहों में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह इसमें जो होता है वो है चेन्नई बंदरगाह। और आज का अंतिम सवाल 100 नंबर सवाल है, जिसमें मैच करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सचिव जो अधिकारी था उसका विभाग जो था वो पत्राचार प्रभारी, ये संबंधित है। पेशवा जो था वो प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। सुमंत जो होता था वो विदेश मंत्री होता था, विदेश मंत्री, सॉरी, ये सुमंत जो है विदेश मंत्री होगा, और आमत्य क्या होगा, तो वित्त मंत्री होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करना क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये आज का सेट नंबर 2 हमने वॉल्यूम 2 का डिस्कस किया है, ठीक है। चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, पहला सेट मिल जाएगा, और पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसका पूरा 23 सेट हम करवाने वाले हैं, 30 सेट इसमें दिया गया है। तो टोटल सेट आप यहाँ से इसी प्रकार से पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए आप सभी को कैसा लगा है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए।